हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आज हम लोग आने वाले रीट एग्ज़ाम के लिए सीडीपी का प्रैक्टिस सेट 4 कंप्लीट करेंगे, जो रीट लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। और जो हम लोगों ने पिछले वीडियो जो हम लोगों ने कंप्लीट किए थे, जो पिछले वीडियो हम लोगों ने पढ़ा था, तो जो लोग नए हैं तो सभी जो प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे वीडियो। जो लोग देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। और अगर ये वीडियो अच्छा लगे आपको तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया गया है। पहला प्रश्न यहाँ पे है, एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग कहलाता है। सीखने की विधियाँ, सीखने में स्थानांतरण, सीखने में पठार, सीखने में रुचि। तो एक जो है परिस्थिति में अर्जित ज्ञान दूसरी परिस्थिति में जब उपयोग होता है तो उसे कहा जाता है सीखने में स्थानांतरण। क्या कहते हैं उसको? सीखने में स्थानांतरण कहते हैं। तो यहाँ पे बी विकल्प बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अब 2 पॉइंट आपको ये याद रखना है, जैसे कि सीखने में स्थानांतरण एक होता है धनात्मक स्थानांतरण, एक होता है नकारात्मक स्थानांतरण। तो जब पूर्व ज्ञान होता है, जैसे कि पूर्व ज्ञान जो हम लोगों ने सीखा, आने वाली जो नई परिस्थितियां हैं उनमें अगर हेल्पफुल है, उनमें सहायता करता है, तो उसे कहा जाएगा सकारात्मक स्थानांतरण। अब बात की जैसे कि नकारात्मक स्थानांतरण क्या होता है, तो जैसे कि हम लोगों ने जो पूर्व ज्ञान सीखा, जो चीज़ें सीखी और जो नई चीज़ें हम लोग सीख रहे हैं, तो इसमें से अगर वह बाधा डाल रही है तो उसे कहते हैं नकारात्मक स्थानांतरण। तो यह आपको याद रखना है। उसके बाद बात किया जाए सीखने में पठार क्या होता है, तो सीखने में पठार यह होता है कि हम लोग जैसे कि पहले कुछ प्रयास करते हैं तो कुछ वृद्धि होती है सीखने में। उसके बाद एक समय ऐसा आता है कि प्रयासों के बावजूद भी सीखने में वृद्धि नहीं होती है, तो उसे कहा जाता है सीखने का पठार। और ये इस प्रकार का चित्र का बनाया जाता है। देखो, ऐसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है, जैसे कि इस प्रकार का जो बनाया जाएगा चित्र, जैसे कि यहाँ तक हम लोगों ने प्रयास किया तो अधिगम में यहाँ तक तो वृद्धि हुई, उसके बाद फिर ये लाइन सीधी हो जाती है। अब चाहे जितने भी प्रयास कर लो, जितना भी मतलब प्रयास कर लो, तो क्या होगा? अधिगम में वृद्धि नहीं होगी, तो इसे कहा जाएगा सीखने में पठार। क्या कहेंगे? सीखने में पठार कहा जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन दिया गया है, अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन क्या कहलाता है? स्मृति, सीखना, प्रेरणा, चिंतन। तो अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन को कहा जाता है सीखना। क्या कहते हैं? सीखना कहा जाता है। उसके बाद जैसे कि एक पॉइंट ये याद रखना कि सीखना के बारे में, जैसे कि व्यवहार के कारण किसके कारण? व्यवहार के कारण व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं। यह किसने कहा था? ये कहा था गिलफोर्ड ने। किसने कहा था? गिलफोर्ड ने कहा था। तो ये पॉइंट आपको नोट करना है। उसके बाद क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया, तीसरा क्वेश्चन है, सांख्यिकी में वह रेखा चित्र जिसमें आवृत्तियों को स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है क्या कहलाता है? स्तंभाकृति, आवृत्ति बहुभुज, संचयी आवृत्ति या फिर रेखा चित्र। तो उसे कहते हैं स्तंभाकृति। क्या कहते हैं? स्तंभाकृति कहते हैं। विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था या फिर प्रौढ़ावस्था में? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि बुद्धि का अधिकतम विकास होता है किशोरावस्था में। कौन सी अवस्था में? किशोरावस्था में। अब बात किया जाए किशोरावस्था की, तो किशोरावस्था के बारे में एक ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है स्टैनले हॉल का। किसका? स्टैनले हॉल का। इन्होंने कहा था किशोरावस्था को कि यह जो अवस्था होती है संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था होती है। किसकी अवस्था होती है? संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था होती है। और स्टैनले हॉल को बाल मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। बाल मनोविज्ञान का जनक किसको कहा जाता है? स्टैनले हॉल को कहा जाता है। यह भी आपको याद रखना है। उसके बाद एक पॉइंट और याद रखना है कि स्टैनले हॉल जो थे, स्टैनले हॉल, तो इन्होंने कौन सिद्धांत दिया? पुनरावृत्ति का सिद्धांत दिया था। पुनरावृत्ति का सिद्धांत दिया था। तो सभी पॉइंट आपको याद रखने हैं। उसके बाद शैशवावस्था में क्या होता है? शैशवावस्था में जो है वृद्धि तीव्र गति से होती है। वृद्धि तीव्र गति से होती है, विकास तीव्र गति से होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा विकास और वृद्धि होती है। बाल्यावस्था की बात की जाए तो बाल्यावस्था के बारे में पॉइंट आपको याद रखना है। इसके बाल्यावस्था को समूह की आयु क्या कहते हैं? समूह की आयु। उसके बाद चुस्ती की आयु, चुस्ती की आयु। उसके बाद गंदी आयु के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखने बाल्यावस्था के बारे में। उसके बाद जैसे कि शैशवावस्था की एज क्या होती है? 0 से 6 वर्ष हो गया। बाल्यावस्था की 6 से 12 वर्ष हो गई। और किशोरावस्था की 12 से 18 वर्ष हो गई। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है मूल प्रवृत्ति पर,
नैतिकता पर, वास्तविकता पर या फिर ध्यान पर। तो इसका आंसर हो जाएगा मूल प्रवृत्तियों पर। और मूल प्रवृत्तियां जो है किसके द्वारा बताई गई थी? तो मूल प्रवृत्तियों को जनक कहा जाता है मैकडूगल को, विलियम मैकडूगल को कहा जाता है। और मुख्य रूप से कितने प्रकार की मूल प्रवृत्तियां बताई थी? तो 14 प्रकार की। कितने प्रकार की? 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां बताई थी। उसके बाद क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, अंतर्दृष्टि या फिर सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत में कोहलर ने प्रयोग किया था कुत्ते पर, वनमानुषों पर, बिल्ली पर, चूहों पर। तो इसका आंसर हो जाएगा वनमानुषों पर। किस पर प्रयोग किया था? वनमानुषों पर प्रयोग किया था। अब बात किया जाए कि कोहलर किस देश के निवासी थे? तो जर्मनी के थे, जर्मनी के थे। और एक गेस्टाल्टवाद के समर्थक थे। किस वाद के समर्थक थे? गेस्टाल्टवाद के समर्थक थे। और गेस्टाल्टवाद का जनक कहा जाता है वर्दिमर को। किसको कहा जाता है? वर्दिमर को कहा जाता है। उसके बाद जो गेस्टाल्ट शब्द है, गेस्टाल्ट शब्द, ये भी सारे क्वेश्चन ये सब पूछे गए। गेस्टाल्ट शब्द जो है जर्मन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है समग्र या फिर संपूर्ण। क्या होता है? समग्र या फिर संपूर्ण होता है। उसके बाद कोहलर ने बताया था कि जो किसी की जो मतलब कोई भी समस्या समाधान करता होता है, कोई भी व्यक्ति समस्या को समाधान करता है, तो उसमें से जो सूझ होती है, बुद्धि जो होती है, वो अचानक से आती है। तो ये सभी पॉइंट आपको याद रखने हैं। उसके बाद क्वेश्चन हमारा है अगला क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन है, यह आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे में भी उच्च होंगे। क्या सृजनशीलता उच्च होगी, अध्ययन उच्च होगा, विश्लेषण करने में भी उच्च होंगे, या फिर अच्छे अंक प्राप्त करने में उच्च होंगे? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि यह आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे जो हैं सृजनशीलता में भी उच्च हों। यह क्या जरूरी नहीं है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा क्या है? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में ऑप्शन दिए गए हैं। ध्यान को केंद्रित करने की जो मुख्य रूप से क्या चीज़ होगी? अवधि, नवीनता, रुचि या फिर आकार। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा रुचि। क्योंकि जब किसी की रुचि किसी चीज़ में ज़्यादा होती तभी क्या करता है? वो ध्यान को केंद्रित कर पाता है। अगर किसी बच्चे की रुचि नहीं है, किसी व्यक्ति की रुचि नहीं किसी सब्जेक्ट में, तो उसे चाहे जितना भी अच्छे से पढ़ाओ, जितना भी मतलब उसे समझाओ, वो क्या है मतलब उसका मन जो है एकाग्रचित्त नहीं होगा। उसके बाद क्वेश्चन दिया गया, निम्न में से किस विधि का उपयोग स्मृति के मापन के लिए नहीं किया जाता है? प्रत्यावाहन विधि, तार्किक विधि, पहचान विधि, पुनः सीखना विधि। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि जो तार्किक विधि है इसका उपयोग स्मृति के मापन के लिए नहीं किया जा सकता है, जबकि प्रत्यावाहन विधि, पहचान विधि और पुनः सीखना विधि, इन सभी का स्मृति के मापन में यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण टैड का विकास किसके द्वारा किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा मूरे के द्वारा। किसके द्वारा? मूरे के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान क्या है? विषय केंद्रित शिक्षा, शिक्षक केंद्रित शिक्षा, क्रिया केंद्रित शिक्षा या फिर बाल केंद्रित शिक्षा? तो मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान होता है बाल केंद्रित शिक्षा, बाल केंद्रित शिक्षा। निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? निरंतरता का सिद्धांत, वर्गीकरण का सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत या फिर वैयक्तिकता का सिद्धांत? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि यहाँ पे जो पूछा गया क्वेश्चन कि वृद्धि और विकास का सिद्धांत कौन सा नहीं है? तो इनमें से जो वर्गीकरण का सिद्धांत है यह वृद्धि और विकास का सिद्धांत नहीं, जबकि निरंतरता का सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत और वैयक्तिकता का सिद्धांत, ये तीनों क्या है? वृद्धि और विकास के सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित है? पाठ प्रस्तावना जो सोपान है सीखने के किस नियम पर आधारित है? प्रभाव का नियम, सादृश्यता का नियम, प्रत्यक्षीकरण का नियम या फिर साहचर्य का नियम? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रत्यक्षीकरण का। कक्षा शिक्षण में जो है पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित है? तो प्रत्यक्षीकरण के नियम पर आधारित है। उसके बाद जैसे कि यहाँ पे बताया कि प्रभाव का नियम, सादृश्यता का नियम और साहचर्य का नियम, तो ये किसके द्वारा दिए गए थे? ये सभी दिए गए थे थॉर्नडाइक के द्वारा। संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान क्या होता है? सामान्यीकरण, विभेदीकरण, तत्परता का नियम या फिर पृथक्करण? तो संप्रत्यय निर्माण का जो प्रथम जो सोपान होता है संप्रत्यय निर्माण का, वो होता है तत्परता का नियम। क्या होता है? तत्परता का नियम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है,
प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय किसके द्वारा दिया गया था? तो प्रेक्षणात्मक अधिगम जो है दिया गया था संप्रत्यय इसका अल्बर्ट बंडूरा के द्वारा, अल्बर्ट बंडूरा के द्वारा। उसके बाद क्वेश्चन पूछा जाता है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो ये भी दिया गया था बंडूरा के द्वारा। किसके द्वारा? बंडूरा के द्वारा। उसके बाद टॉलमैन के द्वारा दिया गया था चिन्ह सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? चिन्ह सिद्धांत। और बात की जाए यहाँ पे थॉर्नडाइक के द्वारा दिए गए प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। कौन सा? प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, या फिर इसे ही प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत कहा जाता है। प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, इसे ही एसआर थ्योरी के नाम से जानते हैं और इसी को संयोजनवाद के नाम से जानते हैं, संयोजनवाद के नाम से। और इसी सिद्धांत को थॉर्नडाइक के द्वारा जो सिद्धांत दिया गया है उसी को जो है संबंधवाद के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? संबंधवाद के नाम से जानते हैं, जो प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत है। उसके बाद बात किया जाए थॉर्नडाइक के बारे में, तो इनको जो है ये कैसे मनोवैज्ञानिक थे? तो पशु मनोवैज्ञानिक थे, पशु मनोवैज्ञानिक थे। इनको शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है, शिक्षा मनोविज्ञान का जनक इनको कहा जाता है। उसके बाद थॉर्नडाइक के बारे में अगला पॉइंट नोट करना है कि थॉर्नडाइक ने जो प्रयोग किस पर किया था? बिल्ली पर प्रयोग किया था। और इनके सिद्धांत को उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत भी कहा जाता है, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत भी कहा जाता है। उसके बाद बात की जाए थॉर्नडाइक के बारे में, तो इन्होंने मुख्य नियम कितने बताए थे? मुख्य नियम 3 बताए थे। गौड़ नियम कितने बताए थे? तो गौड़ नियम बताए थे 5। कितने बताए थे? 5 बताए थे। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए अधिगम में ने प्रभाव का नियम दिया था, तो इसका आंसर हो जाएगा थॉर्नडाइक ने। किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने। स्किनर ने कौन सिद्धांत दिया? क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया था। पावलोव ने अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत दिया, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत दिया था। उसके बाद बात की जाए वाटसन को, तो व्यवहारवाद के जनक कहा जाता है वाटसन को, व्यवहारवाद के जनक कहते हैं वाटसन को। और इनके बारे में एक कथन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी जाता है बहुत ज़्यादा पेपर में, कि यह किसने कहा था कि तुम मुझे एक बालक दे दो, मैं उसे चोर वकील डॉक्टर जो तुम कहोगे मैं उसे वही बना दूंगा। यह कहा था जेबी वाटसन ने, जॉन ब्रोडस वाटसन ने। अवधान के आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक क्या क्या होते हैं? रुचि, लक्ष्य, अभिवृत्ति, उद्दीपक, वस्तु, प्रविधि, प्रकाश, ध्वनि, गंध, पुरस्कार, दंड, प्रोत्साहन। तो इसका आंसर हो जाएगा कि अवधान के आंतरिक अथवा जो व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक है वह है रुचि, लक्ष्य और अभिवृत्ति, रुचि, लक्ष्य, अभिवृत्ति। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है। तो बाल मनोविज्ञान के क्षेत्र, जो बाल मनोविज्ञान मतलब कब से कब तक का अध्ययन किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है। गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक की जो है विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है बाल मनोविज्ञान में। तो यहाँ पर डी वाला विकल्प बिल्कुल ही सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह अवस्था जो कि माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग न हो पाने के कारण होती है, क्या कहलाती है? तो इसे कहा जाता है डाउन सिंड्रोम। क्या कहते हैं? डाउन सिंड्रोम कहते हैं। कोहलबर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है? पूर्व पारंपरिक अवस्था में, पारंपरिक अवस्था में, या फिर पश्च पारंपरिक अवस्था में, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि जो नैतिकता होती है बाह्य कारकों के द्वारा निर्धारित होती है पूर्व पारंपरिक अवस्था में। कौन सी अवस्था में? पूर्व पारंपरिक अवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन से एक सही क्रम है? अंडाणु शुक्राणु ब्लास्टोसिस्ट युग्मनज, ब्लास्टोसिस्ट अंडाणु शुक्राणु युग्मनज, ब्लास्टोसिस्ट युग्मनज अंडाणु शुक्राणु, अंडाणु शुक्राणु युग्मनज ब्लास्टोसिस्ट। तो यहाँ पे जो सही जो विकल्प हो जाएगा तो वह हो जाएगा अंडाणु शुक्राणु, फिर युग्मनज, फिर ब्लास्टोसिस्ट। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल ही सही है। उसके बाद क्वेश्चन दिया गया कि अंतर्मुखी, बहिर्मुखी तथा उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया था? क्रेचनर, युंग, सेल्डन या फिर स्प्रेंजर के द्वारा। तो अंतर्मुखी, बहिर्मुखी तथा उभयमुखी व्यक्तित्व के प्रकार बताए गए थे किसके द्वारा? युंग के द्वारा। किसके द्वारा? युंग के द्वारा।
उदाहरण, निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण, नियमीकरण निम्नलिखित में किस विधि के सोपान है? निगमन विधि के, आगमन विधि के, अंतर्दर्शन विधि के या फिर बहिर्दर्शन विधि के? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि उदाहरण सबसे पहले, फिर निरीक्षण, फिर विश्लेषण, फिर वर्गीकरण, फिर नियमीकरण। तो यह होता है आगमन विधि का। किसका? आगमन विधि का सोपान है सारे। और बात किया जाए यहाँ पे कि निगमन विधि में, तो निगमन विधि में यहाँ पे नी से याद रखना कि सबसे पहले नियम बताए जाते हैं, फिर उसके बाद एग्जाम्पल वगैरह बताए जाते हैं। फ्रायड के अनुसार हमारे मूल्यों का आंतरीकरण किसमें होता है? इदम में, अहम में, परा अहम या फिर परिस्थितियों में? तो फ्रायड के अनुसार हमारे मूल्यों का जो आंतरीकरण होता है वह होता है परा अहम में। कहाँ पे? परा अहम में। अब एक पॉइंट और नोट करना, फ्रायड को जो है मनोविश्लेषणवाद का जनक कहते हैं। किसका जनक कहते हैं? मनोविश्लेषणवाद का जनक कहते हैं, या फिर मनोलैंगिक विकास का जनक। किसको कहते हैं? मनोलैंगिक विकास का जनक भी कहा जाता है सिगमंड फ्रायड को। अभी अभी देखो हम लोगों ने कथन पढ़ा था कि व्यवहारवादी ने कहा है, मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहूँ बना सकता हूँ। तो किसने कथन कहा है? यह वाटसन ने कहा है। अभी हम लोगों ने पढ़ा था। ध्यान आकर्षित होने में की प्रमुख भूमिका होती है उद्दीपन की तीव्रता, उद्दीपन की उपादेयता, उद्दीपन की विश्वसनीयता, उद्दीपन की सक्रियता। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि ध्यान आकर्षित होने में किसकी प्रमुख भूमिका होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा उद्दीपन की तीव्रता की, उद्दीपन की तीव्रता की। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया, छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है। छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला क्या है? शिक्षण, सहानुभूति, समदृष्टि या फिर प्रेरणा? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रेरणा। अब यहाँ पे 28 नंबर क्वेश्चन हमारा कि फ्रायड के अनुसार यहाँ पे कौन सा कथन सही है? ग्रहण किए या सीखे हुए तथ्यों को धारण करने या पुनः स्मरण करने की सफलता को विस्मरण कहते हैं। विस्मरण का अर्थ है कि किसी समय प्रयत्न करने पर भी किसी पूर्व अनुभव का स्मरण करने या पहले की सीखी हुई किसी क्रिया को करने की सफलता। विस्मरण वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभवों को स्मृति से अलग कर दिया जाता है या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रायड के अनुसार जो कथन यहाँ पे सही हो जाएगा, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा कि विस्मरण वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभवों को स्मृति से अलग कर दिया जाता है। अब क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, SOR किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? वाटसन, कोफका, कोहलर या फिर गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिकों के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा वाटसन के द्वारा। किसके द्वारा? वाटसन के द्वारा। और यहाँ पे हमारा 30 नंबर क्वेश्चन है, वह मापनी जिसमें अंतराल मापनी के समस्त गुण के साथ परम शून्य भी हो कहलाती है। नामित मापनी, क्रम सूचक मापनी, अंतराल मापनी या फिर अनुपात मापनी? तो इसे कहा जाता है अनुपात मापनी। क्या कहते हैं? अनुपात मापनी कहते हैं।